हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, आज हम आपका टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। हम पिछली वीडियो तक रिलेशन कर चुके हैं, हम एक्सरसाइज 2.2 तक कर चुके हैं जिसमें है रिलेशन और उसके बारे में मैंने डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सारी आपको बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लें। तो आज फंक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फिर फंक्शन के टाइप होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है बेटा, एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इन सब को आपको समझाऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। बाकी इनके जो नोट्स हैं मैंने वो आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना, या आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, वहाँ पे आपको हर कोई नोट्स मिल जाएंगे, हर किसी चैप्टर के धीरे धीरे मैं नोट्स देता रहूँगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, इससे पहले मैंने रिलेशन पढ़ा था, तो फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप की रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन क्या है कि जैसे मैं अगर बात करूं आपको कि यहां पर मैंने लिया 1 2 3, हम पीछे बता चुके हैं, यहां लिया मैंने ए बी और सी। मैं बोलता हूं कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, मतलब 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ कुछ एक रिलेशन मान लिया मैंने, इनके बीच के एक रिलेशन मैंने मान लिया, इसको सेट ए माना, इसको सेट बी माना। हमने मान लिया कि ए फर्स्ट अल्फाबेट है, बी सेकंड अल्फाबेट है, सी थर्ड अल्फाबेट है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो है अल्फाबेट एंड उनके नंबर्स, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या कंडीशन है। देखो, रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ हो गया, इनके बीच में हमने एक रिलेशन क्या मान लिया, एफ मान लिया। चलो, एक रिलेशन एफ हो गया। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, सेट ए से बी तक जो रिलेशन है एफ, है ना, इस सेट टू बी फंक्शन, इसको फंक्शन बोला जाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, किसमें, बी में, उसको बोलते हैं हम फंक्शन। Every element of set A should have only one image in set B, that is known function। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो कहलाती है इमेज कहलाती, फंक्शन की इमेज, इन एलिमेंट की इमेज है, और इसको हम बोल देते हैं प्री इमेज। क्या बोल देते हैं, प्री इमेज, कि इसकी प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज ये है। ये बात आगे सबको समझ में। अब कि सर फंक्शन, देखो रिलेशन तो हर कोई होता है, तो फंक्शन क्या नहीं होता, 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। कि अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर है 1 2 3 4, यहां है ए बी सी, मैं बोलूंगा ए इज फर्स्ट अल्फाबेट, बी इज सेकंड एंड सी इज थर्ड अल्फाबेट। इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, लेकिन 4 का कोई रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये एक फंक्शन की टाइप नहीं है, ये एक सिंपल रिलेशन तो है लेकिन इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो डोमेन वाला सेट है, डोमेन पहले बताया था, डोमेन और रेंज, तो डोमेन वाले सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो हम लिखेंगे नो एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड बी इन सेट ए। सेट ए में कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा का मतलब आप समझे कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी कोई इमेज नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। एक चीज पता चल गई। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक सेट ए, ये मेरे पास एक सेट बी है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, यहां पर हमने मान लिया 1 2 3, यहां मैंने मान लिया ए और बी, मैंने मान लिया इसकी इसके साथ और इसका भी इसके साथ है। ठीक है, ये बात आगे समझ में पता चल गया आप लोगों को, और इसका इसके साथ है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन है। ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही हो, ऐसा फंक्शन में हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट चलूं कि यहां पर बेटा 1 2 और 3 है, यहां पर बेटा ए बी और सी है, मैं कहूं बेटा इसकी इमेज ये भी है और इसकी इमेज ये भी है और इसकी इमेज ये है, यहां पर तो कुछ है नहीं, अगर होगा तो फंक्शन नहीं होगा।
तो ये जो होगा ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक इमेज, हर एक की इमेज यूनिक होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं है। इसका उल्टा है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। मैं इसको आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि सोच लो अपने मन में, भाई ये और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये एक छोटा सा स्टेशन है ना, हमने मान लिया ये हरिद्वार का एक छोटा सा स्टेशन है। इस स्टेशन से दो ट्रेनें एक साथ नहीं जानी चाहिए, एक स्टेशन से दो ट्रेन नहीं जानी चाहिए। ऐसे मतलब एक यहां से दो एरो चले गए, एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई तो फंक्शन नहीं है। एक स्टेशन से, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि एक स्टेशन से दो ट्रेन नहीं जानी चाहिए। इसका उल्टा हो सकता है, दो स्टेशन से ट्रेन एक स्टेशन पे आ सकती है। चलो ये सोच लो, एक आदमी की दो शादियां नहीं होनी, दो बीवियां नहीं होनी चाहिए। ये दो बीवियों के एक आदमी की दो बीवी नहीं होनी चाहिए। कैसे भी अपने माइंड में बना लो, मगर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। पता चल गया? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जब हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ इमेज बने तो उसको बोलते हैं फंक्शन। कब नहीं होता? फर्स्ट सेट में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तब नहीं होता। फिर दूसरा कि अगर एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज बन रही तो वो फंक्शन नहीं होता। हाँ, रिलेशन हर एक है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन तो होगा ही होगा, चाहे वो फंक्शन है चाहे नहीं है। अगर दो सेट आपस में इंटरकनेक्टेड है तो रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। लेकिन फंक्शन कब होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है पहला फंक्शन हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। देखो भाई, आइडेंटिटी फंक्शन नाम से वैसे पता चल रहा है, लेकिन है क्या? द रियल फंक्शन FR टू आर मतलब एक फंक्शन है हमारे पास R, और ये R इसके बीच का हमारे पास रियल फंक्शन है, ठीक है। R टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। वो बोल रहा है fx इक्वल टू x होना चाहिए। fx इक्वल टू x, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू x होना चाहिए। कैसे? कि अगर मैं बोलता हूँ एक में 1 है तो दूसरे में भी 1 होना चाहिए, एक में 2 है तो दूसरे में भी 2 होना चाहिए, एक में 3 है तो दूसरे में भी 3, है ना। ये बात आई समझ में? अगर x की वैल्यू 1 रखे तो y भी 1 आए, x की वैल्यू 2। देखो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इनपुट होता है जो हम रखते हैं इनपुट, और ये जो होता है हमारे पास ये आउटपुट होता है, यानी ये डोमेन होती है। अगर डोमेन में 1 रखूँ तो आंसर 1 आया। देखो fx इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x या fx इक्वल टू x। यहाँ पर अगर x1 रखा तो वो 1 आया, यहाँ पर अगर x2 रखता हूँ तो 2 आएगा, 3 रखता हूँ तो 3 आएगा। इसको बोलते हैं हम क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। पता चल गया? तो मैं यहां पर एक बार आपको फिर दोबारा समझा देता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है जब fx इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रिलेशन, उन सारे x के लिए जो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है सर? कि सर यही होता हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ x होता है और ये हमारे पास fx की वैल्यू होती है, ये होता हमारे पास, है ना। या आप यहाँ x ले लो और यहाँ y ले लो, हम fx को क्या मान सकते हैं? y। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो fx की वैल्यू 1 आई। अगर fx x की जगह मैं 1 रखूँ तो ये भी 1 आएगा, x की जगह 2 रखो तो 2 आएगा, x की जगह 3 रखे तो 3 आएगा, x की जगह 10 रखे तो 10 आएगा, ये आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन। समझ गए? x की वैल्यू पुट करती जानी और y की आती जाएगी। समझ में नहीं आया होगा तो फिर बता देता हूँ। ये है x की जगह 1 रखा 1 आया, x की जगह 2 रखा 2 आया, x की जगह 10 रखा 10 आया। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 10 का 10 के साथ, ऐसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। अब आता है जो भी हम फंक्शन समझेंगे उनका ग्राफ समझेंगे। तो x इक्वल टू वाई, ये y इक्वल टू x, इसका ग्राफ कैसे बनता है? अगर आप नॉर्मली वैल्यू प्लॉट करके भी रखोगे, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो जैसे x का 1, y का 1, x का 2, y का 2, इन सबको मिलाओगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ देखो भाई, x की वैल्यू 1 तो y का भी 1, x2 y2, x3 y3, फिर x माइनस 1 y माइनस 1। अगर x की जगह -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -2। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में डेफिनेशन है कि फंक्शन R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है इफ fx इक्वल टू k। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मैं बोलता हूं fx की वैल्यू है 10, ठीक है, एक फंक्शन है 10। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो 10 आंसर आएगा,
x की जगह 2 रखूं तो भी 10 आएगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं तो आंसर तो वैल्यू तो कहीं पुट होगी नहीं, तो आंसर तो वही रहेगा। f की जगह अगर मैं 3 रखूं तो आंसर 10 आएगा, f की जगह 5 रखूं तो भी आंसर 10 आएगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट फंक्शन। कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ। मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, ये सेट R टू R लिया मैंने, अगर मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कुछ भी लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो इन सब का आंसर हमारे पास एक ही आएगा। इसकी भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, सबकी इमेज एक ही बन रही। क्या बन रही? 10 बन रही। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट फंक्शन। बेटा ये फंक्शन है क्यों, मैंने आपको बताया था दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। फंक्शन कब नहीं होगा, जब एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, एक की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट है और इसकी यहाँ बहुत सारी इमेज बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में अंतर है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसका बात करूं आपको कि इसका सर ग्राफ कैसे बनेगा कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो बनता है वो एक जैसा बन जाता है। यानी कोई भी, अगर मैंने ये ले लिया x इक्वल टू 10, ये ले लिया मैंने, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मैंने x लिया, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। ठीक है ना। fx इक्वल टू 10, fx को हम क्या ले लेते हैं, fx को मैं मान लेता हूँ y, तो y इक्वल टू 10 का ग्राफ बना है ना। fx को हम क्या मान लेते हैं, fx को मैं y ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो y 10 यहाँ कहीं आएगा, और जो यहाँ था मैं 10th में सीख चुका हूँ, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये बन गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। आगे बात समझ में? ठीक। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। देखो भाई, छोटी क्लास में आप एक्स ऐसे मोड सीख चुके हो। मोड, इस मोड का क्या मतलब होता है कि अगर इसके अंदर जैसे प्लस का 2 आए तो 2 ही रहेगा, प्लस का 5 आए तो 5 ही रहेगा, लेकिन अगर इसके अंदर माइनस का 5 आ गया तो प्लस 5 हो जाएगा, या माइनस का 10 आ गया तो प्लस 10 हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। ये हमने सीख चुके हैं। अब मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ग्राफ ऐसे बना के चल लूं, चलो मैंने मान लिया हमारे पास fx इक्वल टू, तीसरा वाला करा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन, इक्वल टू मोड x है। अब अगर मैं इसका ग्राफ मानूं तो y इक्वल टू मोड x होगा। ग्राफ कैसे बनेगा ये बता रहा हूं आपको, और कैसे आप कैलकुलेट, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, टेबल में सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो x और y, अगर x1 रखा तो 1 आया, x2 रखा तो 2 आया, x3 रखा तो 3 आया, x0 रखा तो y 0 आया, x माइनस 1 रखा। अब देखो x का माइनस 1 रखेंगे तो मोड के बाहर आके प्लस 1 हो जाएगा ना। अगर मैं x माइनस 2 रखूँ तो बाहर 2, अगर माइनस 3 रखो तो बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसका ग्राफ मिलाऊंगा बेटा, तो अगर x0 तो y0, ये x और x डैश और y और y डैश। अब अगर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आप लोग ना 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ -1 -2 ऐसे लोगे ना, तो x0 लिया तो y0 आया, x का 1 लिया तो 1 आया, ये ऐसे चला जाएगा ग्राफ, और ऐसे ये इधर चला जाएगा। ठीक है, जब लोगे, यानी इसमें y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इनको मिलाओगे लाइन पॉइंटों को तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ होता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का। उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन डिफाइन किया जाता है 3 स्टेप में। इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1.5 हो गया, 2.10 हो गया, कुछ भी, अगर 1 से बड़ी है x की वैल्यू, तो जो आंसर आएगा फंक्शन का, यानी जैसे हम y इक्वल टू x लेंगे, अगर x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। पहली कंडीशन, इफ x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। दूसरी कंडीशन, इफ x की वैल्यू लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 मींस -1 -2 -2.5 कुछ भी है, देन x की y की जो वैल्यू होगी दैट इज -1। ये 3 स्टेप में हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बहुत स्पेशल होता है सिग्नम फंक्शन का। यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ है x डैश, यहाँ है y, यहाँ है y डैश, यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पर आया 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया -1, यहाँ पर -2। इफ x इज 0, अगर x 0 तो y भी 0 होगा, तो यहाँ पे लगा देते मैंने एक डॉट ये लगा दिया, x 0 तो y भी क्या हो गया 0।
इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, ये वाली कुछ है, तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू यहां पर आएगी। अगर x की वैल्यू 0 से, ऐसे दिखाना पड़ेगा कि x की वैल्यू इधर दिखा दिया मैंने, 0 से बड़ी होती जा रही है, ये x के 0 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो रही है तो y की वैल्यू 1 आ रही। यहां पे मैंने ये वाला सर्कल लगाया, अगर मैं यहां डॉट सर्कल लगा देता, ऐसा क्लोज सर्कल बोलते हैं, ऐसा डार्क कर देता तो उसे 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उसने बोला x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 नहीं होना है, तो 0 नहीं होना, इसलिए मैंने 0 पे ओपन सर्कल लगाया। इसको बोलते हैं ओपन सर्कल। क्या बोलते हैं? ओपन, और इसको क्लोज्ड सर्कल। ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता। x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी, तो y की वैल्यू -1 है, y -1 पे ही, y का -1 है, और x की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी ये इधर जाएगी, 0 से छोटी -1 -2 -3, ये 0 से छोटी। तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास किसका? सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद आता बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे समझने में। एक्चुअली में क्वेश्चनों में वैसे ये ज़्यादा टाइप आपके यूज़ नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ग्राफ समझने आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं f(x) और ये आएगा बॉक्स x। बेटा इसको ब्रैकेट तो बोल नहीं सकता, इसमें दोनों ब्रैकेट हैं, एक दूसरे को थोड़ा पास होती हैं, ऐसे एक दूसरे का इनका मुंह जो होता है एक दूसरे से थोड़ा क्लोज होता है, दबा हुआ होता है, दोनों तरफ से पिचका हुआ होता है, कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं f(x) इक्वल टू बॉक्स x। इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। इसकी जो x की वैल्यू है x या x से छोटी होनी चाहिए, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। कैसे? अगर मैं बोलता हूं यहां पर 2 है तो वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर मैं बोलता हूं 2.1 है तो वैल्यू इससे छोटा इंटीजर क्या रहेगा? 2, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं 2.3 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 2, उससे छोटा इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं 2.5 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 2। अगर मैं बोलता हूं 2.9 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 2। आधे बच्चे कह रहे हैं सर 2.5 में 3 होगा, 2.9 में 3 होगा। नहीं होगा, वो आप राउंड ऑफ करके बता रहे हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसमें होता है वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, उससे छोटा इंटीजर मिलेगा। जैसे 2 तो इंटीजर है तो 2 तो 2 ही रहेगा, बाकी 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.9 हो, कुछ भी हो, उससे छोटा इंटीजर, तो इंटीजर क्या है? 2 है। अगर मैं बोलता हूं कि 5.1 है तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 5। अगर मैं बोलता हूं 5.6 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 5। अगर मैं बोलता हूं 5.9 है तो वैल्यू क्या रहेगी? 5। अब बताओ कितने बच्चों को आगे समझ में? हाथ खड़ा कर लो। हाथ खड़ा कहां से करेंगे? चलो ये बताओ मेरे को, हाथ खड़ा कहां से करेंगे? बेटा दिखेगा थोड़ी। अगर मैं बोलता हूं, चलो ये बता दो अपने माइंड में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। अगर बताओ -4 है तो वैल्यू क्या रहेगी? -4, करेक्ट। अब बताओ -4.1 है तो वैल्यू क्या रहेगी? नहीं, आधे बच्चे -4 बोल रहे हैं, नहीं होगी बेटा, उससे छोटा इंटीजर। -4 तो इससे बड़ा इंटीजर हो जाएगा, -4.1 से छोटा इंटीजर होगा -5। आप बोल रहे हैं -4, वो तो बड़ा इंटीजर। अगर मैं बोलता हूँ -4.9 है तो भी वैल्यू क्या रहेगी? -5। तो ये तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका पैटर्न मैंने बना के रखा है। अब अगर कैसे देखो, ग्राफ कैसे देखोगे आप? y की वैल्यू 1 आएगी, अगर y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से लेकर और 2 के बीच में, 1 तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 है तो 1 आया, 1.1 है तो भी 1 आया, और कहां तक? 1.9 तक भी क्या आएगा? 1। इसलिए 2 पे ऐसा ओपन ब्रैकेट बना है, यानी 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है और 1 इंक्लूड हो रहा है, यानी 1 से लेकर और 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, 2 से थोड़ा सा पहले, 2 से थोड़ा सा पहले यानी 1.9 तक वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 1.99 तक भी 1 रहेगी। ऐसे देखो 2 से लेकर और 3 के बीच में 2 तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी 2.2 मानो 2 है, 2 तो इंक्लूड हो रहा है तो 2 आया, 2.1 का भी 2 आया, 2.5 का भी 2 आया और 2.9 का भी क्या आया? 2 आया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ। ऐसे यहाँ पर -1 से और 0 के बीच में वैल्यू -1 रहेगी, 2 से -2 से और -1 के बीच की वैल्यू -2 रहेगी। जो डार्क लगे वो इंक्लूड और जो नहीं है तो नहीं।
तो अब आपने पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह देखना है, फिर एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, फंक्शन से रिलेटेड है, इतने सारे नहीं है, लेकिन ये आपने जरूर करने हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और मेरे चैनल को देखते रहें, अगर आपको लगता है ये थोड़ा आपको बेनिफिट देता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करके बंदे को बताएं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।